दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क हिंदुस्तान अपनी बेशुमार खूबियों से दुनिया में अलग शनाख्त रखता है। हिंदुस्तान में सकूनत पजीर हर समाज के अपने कुछ रीति रिवाज हैं जिनकी पासदारी के लिए हिंदुस्तानी कानून उन्हें मुकम्मल छूट अता करता है। जमहूरियत और गैर जानिबदाराना कानूनी कार्रवाई इस मुल्क की शान है। हिंदुस्तान के कानून यहाँ के हर बाशिंदे को इज्जत और इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करने की पूरी आज़ादी फराहम करता है। ख़ानदानी मामलात में भी अगर किसी के साथ कोई तनाज़े हो जाए तो उसके लिए भी मुख्तलिफ नौयत के क़वानीन मौजूद हैं और इन्हीं में से एक है तलाक़ का कानून। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में बाहमी रजामंदी से तलाक का बंदोबस्त किया गया है। बाहमी रजामंदी से तलाक के लिए सिर्फ शर्त यह है कि फरीकैन को 1 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए अलहदा रहना होगा। हिंदुस्तान में तलाक के कवायद और तरीक़ेकार जोड़े की बरादरी के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं और इसी लिहाज से अदालतें अपने दायरे कार में रहकर जोड़े के माबेन फैसला सुनाती हैं। ज़्यादातर फैमिली कोर्ट्स काउंसलिंग और मीडिएशन सेल्स के जरिए शोहर और बीवी के दरमियान पड़ी दरार को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक मर्द और औरत के दरमियान अज़दवाजी इत्तेहाद की कानूनी तहलील को तलाक़ कहा जाता है। तलाक़ लेने या देने के लिए कानूनी जानकारी लाजिम व मलज़ूम है। बीवी या शोहर में से अगर कोई अलहदगी चाहता है तो उसके लिए इसे अदालत में दरख्वास्त देने की दरकार होती है। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे तलाक़ से मुताल्लिक़ क़वानीन की। जी हाँ, हमारे मुल्क में तलाक़ से मुताल्लिक़ क्या हैं क़वानीन और क्या कुछ हैं अदालती फ़ैसले। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अलग होना चाहता है तो आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट की मारूफ वकील मोहतरमा निधि मेहरा साहिबा, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अजय कुमार पांडे साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तक़बाल है। शुक्रिया जनाब। निधि जी, जब हम बात करते हैं तलाक़ से मुताल्लिक़ कानून की, कुछ लोगों को ये लगता है शायद ये कानून जो है वो ख़्वातीन के फेवर में ज़्यादा जाता है। तो जहां हम बात करते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी की, तो कितना जेंडर न्यूट्रल है कानून? क्या मर्द औरत दोनों के लिए हमारे मुल्क में कानून एकसा है तलाक़ के लिए? जी, दोनों के लिए बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही ज़्यादा फेवर में रहते हैं। जो तलाक़ है, उस जो ग्राउंड्स है उसको कंसिडर करते हुए ही कोर्ट डिसीजन देता है कि जो तलाक़ लेने के लिए आप पेटिशन फाइल करते हैं उनके बेसिस के जो ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस पे कि वो रिस्पोंडेंट के फेवर में हो या फिर पेटिशनर के फेवर में हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक महिला ने ही अगर केस फाइल किया है तो उसी के फेवर में जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर महिला ने केस फाइल किया है तो वो डिवोर्स खारिज भी हो जाता है बाय द कोर्ट ऑफ डिग्री। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर एक महिला ही फाइल कर रही है तो वो अगेंस्ट ही होगा। कई बार वो रिस्पोंडेंट जो कि हस्बैंड है उसके फेवर में भी आ सकता है। इट इज़ इक्वल फॉर बोथ द पार्टीज। दोनों के लिए बराबर है और दोनों जो हैं वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और दोनों की ही सुनी जाएगी अदालत। दोनों की सुनी जाएगी और डिसीजन जो होगा कोर्ट का वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल के ही फेवर में हो। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के फेवर में जाएगा। लेकिन अजय सर, जब बात इसमें कंपनसेशन की आती है या गुजारा भत्ते की बात आती है तो ये किसके फेवर में ज़्यादा जाता है? नहीं, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं कि अगर हम किताबों में देखें, एकेडमिक्स की बात देखें तो मैं इनकी बात से सहमत हूँगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको अदालत में देखें जी, तो वो ज़रूर चाहूँगा मैं, क्योंकि आप रोज़ाना देखते हैं। तो वो टिल्टेड टुवर्ड्स महिला ही है और उसके पीछे एक लॉजिक है, एक समझ है। बिकॉज चाहे आप रिलीजन, कानून आया कहाँ से? धर्म से आया। तो धर्म में जो पुरुष को प्रधानता दी गई है या जैसा उसको माना गया है, पहली बात तो तलाक का धर्म फेवर नहीं करता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो। प्रोफेट ने कहा
कि उन गुनाहों में से जो सबसे खराब गुनाह है वो तलाक है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो जी, जबकि आम धारणा है कि 3 बार तलाक तलाक बोल के, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे मेंटेनेंस की आप बात करें तो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है पर से हिंदू लॉ में, वो ये नहीं है कि साल 2 साल 3 साल। आप शादी से अलग हो भी गए हैं तो आपकी जिम्मेवारी उस महिला के प्रति ताउम्र की है। यानी अगर तलाक हो भी गया, हाँ, उसके बावजूद वो पुरुष जो है, हाँ, वो उस महिला का गुजारा भत्ता उम्र भर देगा, उम्र भर, अगर वो शादी नहीं करती है। ये कानून है हमारा जी, यही प्रैक्टिकल है। और सिर्फ उसका नहीं, बच्चों का भी। और सिर्फ उस बात, और फिर तलाक जो रकम है मेंटेनेबिलिटी की, वो कई बातों पर निर्भर करती है। वो कौन सी बात है? हाँ, एक तो मेरा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कि मैं क्या एज ए पुरुष मैं क्या कमाता हूँ, मेरा स्टेटस क्या है। और दूसरी बात, शादी कितनी लंबी चली, बच्चों की कस्टडी किसको दी गई, सामने वाले जो महिला है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उस मेंटेनेंस में उस महिला के ऊपर जो भी डिपेंडेंट हैं, अगर उसके माँ बाप भी हैं तो वो भी देना पड़ेगा। हाँ, वो इन कंसिडरेशन है। और मैं आपको इतना बता दूं कि मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ वो क्या कहते हैं कि वो पर कैपिटा इनकम की तरफ कि हाँ इतना जीने के लिए काफ़ी है, सब्सिस्टेंस। दो चीज़ें हैं, एक है जीवन अच्छे से जीना और एक है जीवन जीना मतलब सामान्य। तो ये कोई डोल नहीं है, ये कोई भीख नहीं है कि आपने एक तय कर लिया कि ये महिला तो 2-4-5 हज़ार रुपए में जिंदगी काट लेगी, नहीं, स्टैंडर्ड अमाउंट दिया जाएगा। उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा और एक केस के साथ रेखांकित करना चाहूंगा। पहली बात, महिला को मेरे मतलब पति के इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से जीवन जीने का हक है। अगर मैं, सॉरी टू यूज दैट, मैं अगर बिलियनर टाइकून हूं तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे एक बेसिक सा अमाउंट दे के चलता कर लेंगे। मैं जिस स्टेटस का, अगर मैं फर्स्ट क्लास फ्लाई करता हूं तो महिला भी तलाक के बाद वही उसको स्टेटस चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं एक चीज़ और बता दूं, वकील साहब एग्री करेंगे मुझसे, कि आज सपोज कीजिए कि मैं पुलिस में एक इंस्पेक्टर हूं और मेरा तलाक हो गया, तो मेरे तनख्वाह के हिसाब से एक तय होगी जी मेंटेनेंस, और कल मैं बन गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई, तो महिला को राइट है टू गेट रिवाइज्ड। वो कोर्ट में अपील लगा सकती है कि अब मेरा हस्बैंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर है तो इसकी तनख्वाह इतनी है, तो मेरी मेंटेनेंस की रकम रिवाइज की जाए। यानी जो महिला इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं और अगरचे वो गुजारा भत्ता लेती हैं, तो वो रिवाइज राइट है कि वो अपने शोहर की तनख्वाह के बढ़ने के साथ साथ वो रिवाइज करवा सकती हैं तनख्वाह, संपत्ति, सोशल स्टेटस, यानी उसकी अपने शोहर की हैसियत के हिसाब से। यानी ये इस तरीके के मुकदमे हैं जो एक लैंडमार्क डिसीजन की तरफ हमें ले जाते हैं। निधि जी, किस तरह के मुतालबे होते हैं जब कोई महिला जाती है तलाक का मामला लेकर के, या आपके पास आती हैं अपने इसमें डिस्कस करने के लिए, तो किस तरह के उनके मुतालबे होते हैं, क्या चाहते हैं वो तलाक के साथ, अपने हस्बैंड से उनको क्या चाहिए होता है? देखिए, यदि कोई भी महिला कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करती है तो उसका पूरा राइट है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का, यानी कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो एक मेंटेनेंस पिटीशन भी फाइल कर सकती है। दैट कम्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ मेंटेनेंस एक्ट, कि वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए अपने उस हस्बैंड से मेंटेनेंस प्रोवाइड करा सकती है। उसके लिए उसे कोर्ट में जाकर एक पिटीशंस फाइल करनी पड़ती है, जिसके तहत कोर्ट बांध देती है कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, या जो हस्बैंड है उसकी सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेंटेन करेंगे, जब तक कि आप जुडिशली सेपरेट नहीं हो जाते, या आपका म्यूचुअली, यदि ये डिफरेंट प्रोसीजर है कि अगर आप म्यूचुअली सेपरेट हो रहे हैं तो आप एक एलुमिनी या कुछ अमाउंट सेट करके सेपरेट हो सकते हैं। बट इन केस योर पिटीशन इज पेंडिंग और यू आर फाइलिंग अ डिवोर्स, तो आप एक मेंटेनेंस जो है अपने हस्बैंड से मांग सकते हैं। उसके अलावा अक्सर बच्चों की कस्टडी का मसला आता है, उसमें वो बच्चे किसकी कस्टडी में जाएंगे, ये किस तरह से तय होता है? देखिए, बच्चे की जो कस्टडी है वो डिपेंड करती है कि भाई अगर वो बच्चा महिला के साथ रह रहा है या वो चाहता है अपनी मदर के साथ ही रहना, तो वो उसके साथ रह सकता है, जो कि हस्बैंड के साथ मिलने के लिए कोर्ट
प्रोवाइड कर सकती है कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी उठा सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स पिटीशन। लेकिन सर अजय सर, अगरचे बच्चे जो हैं वो फादर के साथ रहना चाहें, माँ के साथ नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे भी बड़ा महत्वपूर्ण एक बात को मैं रेखांकित करना चाहूँगा, जो मैं बार बार पूरे प्रोग्राम में तमाम खबरतीनों को बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, सरकार या कानून डाइवोर्स का समर्थन नहीं करती है। ये लास्ट इविल है। इसलिए जो आपने एक सवाल पूछा था पिछले एपिसोड में, वक्त लगता है, वो वक्त कूलिंग ऑफ पीरियड है, जिसमें आपको अदालतें बार बार मौका देती हैं कि देखो अगर कुछ बात बन सकती है तो बना लो, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट रिजोर्ट। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जब एक पिटीशन, आप जो आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक पिटीशन जब अदालत के सामने दरखास्त का आता है तो हम दो नज़रों से उसको देखते हैं। पहला कि क्या इसको बचाया जा सकता है, टिल लास्ट, इस रिश्ते को बचाया जाए हर तरीके से। हाँ जी, टिल लास्ट। मैं एक वाकया दिल्ली हाई कोर्ट का कोट करूं तो जज साहब ने हस्बैंड वाइफ को अपने चैम्बर में बुला लिया, हाई कोर्ट में, और जितना काउंसलिंग कर सकते थे किया, डराया, धमकाया, समझाया और भगा दिया, जाओ भागो, कानून कुछ भी हो। लेकिन अगर उसके बाद वो इंसिस्ट करेंगे तो जज साहब वो तो फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक। तो उसी तरह से जब जो दूसरी पॉइंट जब कोर्ट देखती है कि हस्बैंड और वाइफ का एक मुकदमा आता है, तो ना हमारा कंसिडरेशन हस्बैंड है, ना हमारा कंसिडरेशन वाइफ है, और ना उनके मसाइल हैं। क्योंकि तलाक के ऐसे भी पिटीशंस आए हैं जहां मसले ये रहे हैं कि मेरी वाइफ मेरे लिए सिर्फ नूडल्स बनाती है। हंसी लगेगी लेकिन ये एक सच्चा वाकया है। इस तरह के केसेस हाँ भी तलाक के मामले आ चुके हैं। ये मुझे खाना नहीं खिलाती, इस बात पे तलाक हुए हैं और पिटीशंस आए हैं कि ये मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाता, ये मुझे सैटरडे या संडे को रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाता, या ये मुझे मेरे सास ससुर के साथ रहने बोलता है, मैंने इसको वहाँ घूमने चलने कहा हनीमून के लिए तो ये अपने माँ बाप के साथ रहा। ऐसे मसाइल पे भी तलाक के मसले हुए हैं, आते हैं। तो कोर्ट इसलिए कहता है वी आर नॉट कंसर्न, आप अपना जीवन जी चुके हो, आप दोनों व्यस्क हो, आपने अपने मर्जी से शादी किया है, उसका फैसला लिया है। मेरा कंसर्न फ्यूचर ऑफ नेशन है, वो बच्चे हैं जो इस देश के भविष्य हैं। तो कोर्ट सबसे पहले उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा, उनका एजुकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, और जब यहाँ पे यस मिलता है तभी ये मुकदमा आगे बढ़ता है। इसीलिए समय लगने का एक कारण, जब अगर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन डिफाइन नहीं होता है, उस पर सहमति नहीं होती है और उसका भविष्य अदालत को सुरक्षित नहीं दिखता है, तो वक्त लगता है। इसलिए वक्त लगता है ताकि एक कारण मैं यहाँ पे एक चीज़, एक केस का सिलसिला करना चाहूँगा, खास करके जो लोग अगर उन्हें लगता है कि वो एक नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे खड़े हैं और उनके मन में ऐसा है कि अदालतें फैसला लेती हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है, जो वकील साहिबा उससे फिर सहमत होंगी कि कूलिंग ऑफ पीरियड को भी वेव ऑफ करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि 6 महीने आप माने ही, वो डिस्क्रिशनरी कर दिया कोर्ट पे। और इस निर्णय को आने के बाद बहुत सारे मामले जिला न्यायालयों में बड़ी तेज़ी से निपटे हैं और निपटाए गए हैं। मैंने एक मुकदमा व्यक्तिगत तौर से साकेत अदालत में किया था, रिकॉर्ड 2 महीने में जी, प्रशांत जैन वर्सेस सुरमई जैन। अगर किसी वकील को या किसी लोगों को जानना हो तो ये केस टाइटल है, मात्र 2 महीने में। तो आप अपने मसाइल सॉर्ट आउट करके आओ ना। 3 मसाइल्स होते हैं बेसिकली, एक तो आपकी रजामंदी, दूसरी बच्चों की कस्टडी, और तीसरी एलिमनी अगर ये चीजें सेट हो जाती हैं तो आप अदालत जाएं, और अदालत में फिर आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, 3 मोशन होता है, वकील साहब आप बोलेंगी 3 मोशन है, कई बार तो उसमें भी एक्सेप्शन हो जाता है। हम अगला सवाल मेरा वकील साहिबा से ही है। हाँ, मोशन 1 और मोशन 2 हम साथ फाइल कर देते हैं। जब हम कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म, जैसे कहा कि हर मजहब के लिए, आपने भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की आपने बात करी 1955, उसके बाद मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ अलग है और दूसरे अलग हैं, लेकिन जहाँ इंटर रिलीजन मैरिजेज हो जाती हैं, इंटरकास्ट हो जाती हैं, उसमें क्या करेंगे? उसमें कौन सा कानून तलाक के ऊपर नाफिज होगा? इंटरकास्ट मैरिज में भी आप अगर तलाक लेना चाहते हैं कोर्ट के पास ही जाएंगे, उसमें भी आपका यही एक्ट कानून जो है बनाए गए हैं, वही प्रोविजंस लागू होते हैं। अगरचे उनका रिलीजन दोनों का अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में फिर वो किस रिलीजन के तहत, मुझे लगता है अजय सर कुछ कहना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो एक्ट हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अब जो नॉन सेक्ट्स मैरिज हैं उसके लिए हमारे यहाँ एक विशेष प्रावधान है, स्पेशल मैरिज एक्ट।
जो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा और इस वक्त बड़ी चर्चा उस पर हो रही है। तो लेकिन वो वक्त की ज़रूरत थी। हाँ, तो इंटरफेथ मैरिजेस जो आप कह रहे हैं, इंटरफेथ मैरिज के लिए हमारे यहाँ विशेष प्रावधान है स्पेशल मैरिज एक्ट का, जिसके तहत ये शादियाँ होती हैं और उसी के तहत ये तलाक के मुकदमे होते हैं। और वहीं से मेरा एक सवाल उठता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट मुझे मीन्स एक हिंदू को यह इजाज़त देता है कि मैं अपनी पत्नी को या अपनी पत्नी से बिना उसको शर्मसार किए, बिना झूठ बोले, बिना आरोप लगाए तालाक ले सकता हूँ। जबकि मैं हिंदू मैरिज एक्ट में आता हूँ तो या तो कंसेंट हो या तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, उसके ऊपर आरोप लगाना पड़ेगा। तो आखिर एक एक्ट में जो चीज़ अलाउड है वो दूसरे एक्ट में क्यों नहीं अलाउड है? और ये अच्छी बात है कि इस वक्त लोकसभा में इस एक्ट को एमेंड करने के लिए ये प्रोविज़न स्पेशल मैरिज एक्ट का हिंदू मैरिज एक्ट में आए, इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेंडिंग है। यानी अब ये चाहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को हाँ, कि इतना आसान कर दिया जाए कि लोग एक दूसरे पर एलिगेशन और इल्जाम ना लगाएं। अगर वो नहीं रहना चाहते तो उनको इजाजत हो कि वो अलग हो जाएं, एक सम्मान के साथ हम अलग हो जाएं, जैसे स्पेशल में। निधि जी, जब हम बात करते हैं तलाक की, आपके पास बहुत सारे मैटर्स जब आते हैं, सबसे पहले एक महिला या कोई भी पुरुष क्या करे, कहाँ जाए तलाक लेने के लिए? मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स, हमारे नाज़रीन ये जाने, समझें इसको। देखिए, यदि आपको तलाक चाहिए, पहले तो आप घर में बैठ के अपनी आपसी डिस्कशन से ये समझौता निकाल सकते हैं कि आपको साथ रहना है या साथ में नहीं रहना है। यदि आप इस डिस्कशन पे आते हैं कि आपको तलाक लेना है, तो इसके लिए आप किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो कि आपकी लोकल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग आता है, उस कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लोकल जुरिडिक्शन आपकी इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि कहाँ पर आपकी शादी हुई है या लास्ट में आप दोनों साथ में कहाँ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये एक जो देखा जाए तो पहला स्टेप इसका ये है कि जब आपको नहीं रहना साथ में, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे जी। लेकिन जब इस तरह से आगे बढ़ने के बाद भी सर ने कहा कि एक मेंटेनेंस की बात होती है, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करके घर से जानी चाहिए कि आप अलुमनी कितना होगा और बच्चों की परवरिश कैसे होगी और आपसे कंसेंट हो। कुछ सिचुएशन में हस्बैंड कबाता ही नहीं है, वो डिपेंड है वाइफ के ऊपर। इसमें भी बड़ा एक अच्छा मुकदमा मुझे याद आ रहा है जो मैंने किया, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी अजीम हस्ती हैं। बिल्कुल, हम कोशिश यही करते हैं कि नाम ना लिया जाए। हाँ, वर्तमान कबीना में वो मंत्री हैं, उनके परिवार का एक मुकदमा था और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी कि हस्बैंड कुछ नहीं करता था और मतलब कानूनन, मतलब जो भी ITR थे, देखिए कोर्ट तो कानून से चलता है, कागज़ पे क्या है, और अपोजिट पार्टी बिल्कुल ये प्रूव नहीं कर पा रही थी कि इसके पास एसेट्स हैं, वेल्थ हैं, क्योंकि कानूनन तौर पे वो दिखा पाने में दूसरी पार्टी जो थी वो सफल हो गई थी। तो मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा आया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, हरिद्वार की जिला अदालत से वो मुकदमा चलता हुआ। तो लास्ट में जज साहब ने यही कहा कि मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन भैया इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, इतना तो आप दो ही, मुझे नहीं मालूम कहाँ से लाओगे। नहीं, एक व्यक्ति के पास सर कुछ भी नहीं है, ये तो चलिए कोई हो सकता है कोई हाई प्रोफाइल केस रहा हो जिसके अंदर, लेकिन अगर हम बिल्कुल कॉमन मैन की बात करते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ वाइफ उसकी अर्निंग है, ऐसी सिचुएशन में वो कहाँ से देगा? ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे भी केस का उदाहरण मैं दे सकता हूँ जहाँ हस्बैंड ने डाइवर्स पिटीशन फाइल करने की रकम भी बीवी से वसूली। तो अगर बिल्कुल ही ऐसे मान लिया जाए तो वो देगा क्या, वो तो मांगने बैठ जाएगा, फिर कहेगा फिर तो आप ही मुझसे ज़्यादा कमा रही हैं। तो जैसा हमारी वकील साहिबा फरमा रही थी कि इट्स ए न्यूट्रल जेंडर, तो जो एलिमनी है, मैट्रिमोनी है, वो बीवी को देनी पड़ेगी हस्बैंड को। नहीं देनी पड़ेगी, वो बात अलग है, क्या दी गई है, दी भी जाती है अदालत में? बताया एक मुकदमा है, उसमें हस्बैंड ने अपनी बीवी से डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के पैसे लिए। लेकिन जब हम और आगे चलते हैं, बट ये बड़ा रेयर है, देखिए ये मतलब एकेडमिक बहस है, ये रेयर है, होता है, हो सकता है, बट जनरल नहीं। मतलब जब हम बात करते हैं इसमें एक जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं तभी चीजें सामने आती हैं। मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और कहती हूँ, एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी तक बहस में नहीं आए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्सेप्ट को भी मान्यता दी है, उस पर मोहर लगाई है, वो है इरिटेबल एंड इरेवोकेबल एक्ट ऑफ मैरिज।
जी। जो कहीं कानून में नहीं है, ग्राउंड्स में नहीं है, जिसकी बातें अभी तक हम लोगों ने की, उस स्थिति में ख्वातीन को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इतना हक है कि शादी से पूर्व भी जो संपत्ति पति ने बनाई है और शादी के बाद भी बनाई है, उसमें भी वो हिस्सा मांग सकते हैं। शादी से पहले और शादी जी। के बाद जो भी संपत्ति उन्होंने हाँ, बनाई तो आज मेरी स्थिति ये है कि मैं कुछ नहीं करता, मैंने इनकम टैक्स एक्ट 0 कर लिया है, बट इफ दिस डाइवोर्स इज ग्रांटेड अंडर इररिवोकेबल हिंदू मैरिज एक्ट, तो जो मेरी पूर्व की संपत्ति है उसमें भी वो हिस्सा मांग सकती है, और फिर वो बहस लंबी हो जाएगी। देखिए, हिंदू में जो संपत्ति का कॉन्सेप्ट है वो 2 तरह की संपत्ति है, एक है सेल्फ एक्वायर्ड जो मैंने अर्जित की, और एक मेरी वंशागत संपत्ति है, वो भी आती है। एक सवाल यहाँ जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, क्या सिर्फ उसमें हिंदू ही शामिल हैं या उसमें जैन, बौद्धिस्ट और सिख हाँ, ये बड़ा भी आते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पहले एपिसोड में इन्होंने कहा था कि जब हम हिंदू मैरिज की एक्ट बात करते हैं तो उसमें जैन, सिख, हमारे 4 ही कानून हैं, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम्स के लिए, और तीसरा जो है आपके क्रिश्चियंस के लिए, और चौथा पारसी। इसके बाद जो भी कुछ बच जाता है वो सब हिंदूज हैं, चाहे उसमें आर्य समाजी हैं, चाहे वो अपने को वो सेवा धर्म वाले बोलें, कोई और सेक्ट, लेकिन वो सब जो आएंगे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही फैसला आएगा। कई ऐसे समुदाय हैं आदिवासी, और मैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हिंदू की अगर आप बात करते हैं और हिंदू कानून की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में आज भी कई ऐसे मुस्लिम गांव हैं और क्रिश्चियन गांव हैं जिनकी पैतृक संपत्ति का फैसला हिंदू मैरिज एक्ट में होता है, हिंदू कानून के तहत होता है। लेकिन जहां संपत्ति की जो आपने बात की, और वाइफ जो है वो पति की संपत्ति में से हिस्सा ले सकती है, चाहे उसने शादी से पहले, शादी के बाद जो भी बनाई है, उस एक्ट में इररिवोकेबल मैरिज की बात। लेकिन अगरचे वो संपत्ति वो इंसान अपने बच्चों के नाम कर देता है अपनी ही जिंदगी में, उसने वो संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी है और अब वो डिवोर्स का केस अदालत में जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो बच्चों के नाम संपत्ति की जा चुकी है, क्या उसके ऊपर कोई मुतालबा वो महिला कर सकती है? वो फिर एक अलग मुकदमे का विषय है, बिकॉज अदालतें तो जो विषय उसके सामने होता है उसी के तहत फैसला करती है। देखिए, हिंदू में जो संपत्ति का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ हायर 1, हायर 2, हायर 3 का कॉन्सेप्ट है, एक प्रजापता ट्री है उसकी। तो बच्चे के नाम, बच्चे की प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में उसका हक है, लेकिन साथ में पत्नी का भी हक है। लेकिन अगर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसकी मर्जी है, वो किसी के भी नाम कर सकता है। तो उसने बच्चे के नाम अगर कर दी है मुकदमा शुरू होने से पहले, तब तो अलग विषय है जी। और अगर मुकदमा शुरू हो चुका है और उस दरमियान की है तो वो चैलेंज हो सकता है। निधि जी, आज के दौर में तलाक के केसेस में इजाफे की क्या वजह सामने आ रही है? आखिर क्यों तलाक के मामलात इतने बढ़ रहे हैं? देखिए, तलाक के जो मामले हैं वो इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारी जनरेशन है इस टाइम पे, चाहे आप फीमेल की बात कर लीजिए, बहुत ही इंडिपेंडेंट है। जो महिलाएं हैं वो जॉब करती हैं, अच्छी एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो अपने सिर्फ हस्बैंड पे ही डिपेंड नहीं है। तो इन केस ऐसी सिचुएशन में अगर उनके बीच में छोटी मोटी चीज़ों पे अगर कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी डिस्कशंस भी होती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम अपना अकेला गुजारा कर सकते हैं, क्यों हम ऐसी बंदिश में रहें, लड़ाई झगड़े में रहें या टेंशन वाली सिचुएशंस में रहें। तो जो महिलाएं हैं, दे आर मोर इंडिपेंडेंट, दे आर मोर एडुकेटेड, तो वो इसीलिए 1 मिनट में डिसीजन ले लेती हैं कि हमें सेपरेट रहना है। मे बी दैट इज़ अ मोर रीज़न के जो तलाक है या जुडिशियल सेपरेशन है या जो म्यूचुअल डिवोर्स का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ रहा है। चीज़ जो आपके अपने तजुर्बे से सामने आ रही है वो यही है। कि बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में है अजय सर, ऐसी सिचुएशन जो आज सामने आ रही है कि लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि मैं नहीं रहना चाहती, मैं खुद कमा सकती हूँ इसलिए मैं अब नहीं रहूँगी, ऐसे ही लड़के जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं। सॉल्यूशन क्या नज़र आता है? किस तरीके से ये परिवार जुड़े रहें? ये इस एपिसोड में हमने तलाक पर डिस्कस किया, लेकिन तलाक को किस तरह अवॉइड करने की कोशिश करें मैक्सिमम, उसके लिए क्या? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एक शब्द में कि अगर मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है
वो बड़ा पाक और खलूस है, जैसा कि आपने कहा। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि क्या अच्छा हो कि आपका हुस्न ही मेरे इश्क का आईना हो जाए। बहुत खूब। क्या अच्छा हो कि आपका हुस्न ही मेरे इश्क का आईना हो जाए, और क्या अच्छा हो कि जब दर्द ही दवा हो जाए। बहुत खूब। तो इसी तलाक में इश्क है, इसी में प्यार है, खलूस है, इसी में अगर उसको हम ढूंढने की कोशिश करें, और बड़ों की एक जिम्मेवारी बनती है कि कहीं ना कहीं मैं शब्द के प्रयोग से बचना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैरिज, जैसा कि आपने कहा, ये दो लोगों की बात नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ये बड़ी है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कोई समझाता ही नहीं है ना कि विवाह हम क्यों करते हैं, आखिर क्यों होता है। और बड़ा स्ट्रेंज सा एक टॉपिक है। यानी हमें बच्चों को ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत है कि शादी क्या है और क्यों है। जी, ये समझाने की ज़रूरत है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट पे मैं पुनः आता हूँ तो हमारे यहाँ शादी के कई विभिन्न प्रकार लॉ में डिफाइंड हैं कि शादी कैसे होती है। शादी हिंदुइज्म और इस्लाम में भी ऐसा होगा, मैं उस पर उसका एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं हिंदू पर्से से मैं बता सकता हूँ कि मेरा कोई भी धार्मिक कृत्य मैं अपनी पत्नी के बिना अगर करता हूँ तो वो पुण्य नहीं है। हिंदुओं में लाइफ आफ्टर डेथ की जो परिकल्पना है, जो सोच है, मतलब हम अपने पिंडों को भी याद करते हैं, अपने पूर्वजों को पानी देते हैं साल में 2 बार। तो वो सारे कृत्य, उनकी मुक्ति का मार्ग तब तक सक्षम नहीं है जब तक कि मेरा विवाह नहीं हुआ है और मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो अगर ये बात बच्चों को नहीं है, जो सप्तपदी, जो 7 कस्में खाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो एक फैशन हो गया है। अगर ये बात उनको प्रॉपरली समझाई जाए, इनकलकेट की जाए, तो शायद विवाह को, और एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात लगेगी, शिक्षा और विवाह 2 तरफा हो गया है। जहाँ पे ज़्यादा शिक्षा हो गई है वहाँ पे ज़्यादा तलाक हो गया है। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि रिश्तों को बाकी रखा जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए, बच्चों को शादी की अहमियत और जिम्मेदारी को बताया जाए कि ये सिर्फ आप दोनों लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, ये 2 परिवारों का रिश्ता है, समाज को मजबूत करने का एक रिश्ता है। और इससे जो जनरेशन होगी वो देश के निर्माण में, देश की तरक्की में अहम रोल प्ले करेगी। आपने बहुत अच्छी बातें कही। मैं आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौजू के ऊपर इतनी अहम रोशनी आपने डाली। वाकई आपने बहुत खूब एक शेर कहा था कि क्या खूब है कि तेरा हुस्न मेरा इश्क का आईना हो जाए, मेरा इश्क का आईना हो जाए। तो कोशिश यही करें कि जो भी अपने रिश्ते में जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन पर, इस रुए ज़मीन पर 2 अनजान लोगों के बीच जो ये रिश्ता बनता है, ये सबसे मुक़द्दस, सबसे बेहतरीन ये रिश्ता है। और एक यही रिश्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही रिश्ता जन्नत में भी कायम रहेगा। तो इसको कोशिश करें कि दुनिया में भी इस रिश्ते को कायम रखें, और कोशिश करें कि किसी भी तरह से इसके अंदर जो भी अगर कुछ ऊंच नीच आती है तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको हल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस पेशकश से आपने ज़रूर कुछ सैर हासिल, गुफ्तगू जो हुई उससे आपने फ़ायदा हासिल किया होगा। आप अपने राय मशवरे भी हमें इस प्रोग्राम से मुतालिक ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की इस पेशकश को भी यही मुकम्मल करने की दे दीजिए इजाज़त। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए कानून पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।